जय हिंद दोस्तों। मैं के सर स्वागत करता हूं आप सभी का यूपी एग्जाम पॉइंट पर। क्या आप जानते हैं 30 अगस्त को यूपी कांस्टेबल का पेपर हिंदी का था। क्या आप 37 में से 37 सवाल के लिए तैयार है? आज के इस हम प्रैक्टिस सेट में पिछले साल का पेपर पूरा पोस्टमार्टम करने वाले हैं। अगर आप आज के सेट में अच्छा स्कोर करते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी तैयारी सही दिशा में है। चलो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का इस बेहतरीन सफर को। और मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपका कितना स्कोर बना। सिलेक्शन लिया है और सिलेक्शन दिलवाएंगे, ये वादा है हमारा। ठीक है, तो पहली शिफ्ट है। अगर आपको हमारा एफर्ट अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर है। वर्दी के दीवानों, पहला क्वेश्चन मैंने आपकी स्क्रीन पर भेजा। क्वेश्चन नंबर 1, बैलगाड़ी में समास कौन सा समास है? बैल के लिए गाड़ी, तत्पुरुष समास ही होगा इसमें। तो बैलगाड़ी शब्द में तत्पुरुष समास है। तत्पुरुष समास में दो या दो से अधिक शब्दों का मेल होता है, जिसमें पहला शब्द प्रमुख नहीं होता बल्कि दूसरा शब्द प्रमुख हुआ है। मतलब दूसरा पद प्रधान होता है, पहला पद अप्रधान होता है तत्पुरुष समास में। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 2, 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? आज मैं आपको 3 टॉपिक्स और बताऊंगा। जैसे मैंने पिछली क्लास में 3 टॉपिक्स बताए थे आपको इंपॉर्टेंट, और आज फिर मैं 3 टॉपिक्स बताऊंगा। मतलब 15 नंबर के टॉपिक्स हैं। 15 दूनी 30 नंबर के टॉपिक्स आपको मैं बता चुका हूं, और आज 15 45 नंबर के टॉपिक्स हो जाएंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और संभल के बैठ जाइए और पढ़िए ध्यान से। 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? 1992 में व्यास पुरस्कार के विजेता कौन थे? डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी, या कुंवर नारायण जी, और रामविलास शर्मा जी, सब्बे यादव जी? तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह जी। वर्ष 1992 का व्यास पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 1992 का व्यास पुरस्कार डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह को उनके उपन्यास नीला चांद के लिए प्रदान किया गया था। वर्ष 2023 का व्यास सम्मान प्रसिद्ध हिंदी लेखिका पुष्पा भारती को उनके संस्मरण यादें यादें और यादें के लिए दिया जाएगा। ठीक है जी। परि उपसर्ग में कौन सा शब्द जोड़े जिससे उसका अर्थ छोड़ना हो जाए? परि, परिहार, परिहार होता है छोड़ना। ताप, परिताप नहीं। परितोष, परिजन नहीं। तो दी गए विकल्प में परि उपसर्ग में हार शब्द जोड़ने से परिहार शब्द बनेगा, जिसका अर्थ होता है छोड़ना। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 4, कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? कौटिल्य का विलोम शब्द क्या है? क्वेश्चन नंबर 4 बता सकता है कोई? कौटिल्य का विलोम शब्द, कौटिल्य का विलोम शब्द है आर्जव। दिए गए विकल्पों में कौटिल्य शब्द का विलोम शब्द आर्जव है। मृदुलता का विलोम शब्द है कठोरता। ठीक है जी। प्रतिकूल शब्द में कौन सा उपसर्ग है? प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है? तो प्रतिकूल में प्रति उपसर्ग है। ठीक है जी। प्रतिकूल शब्द में प्रति उपसर्ग है। प्रति उपसर्ग का अर्थ है प्रत्येक, विरोध और बराबरी और परिवर्तन। प्रति उपसर्ग से बना उदाहरण है प्रतिदिन, प्रतिबंध और प्रतिरोध, प्रतिज्ञा, प्रतिद्वंदी, प्रतिनिधि, प्रतिक्षण, प्रतिस्पर्धा। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक जो है एक तत्सम शब्द है। तिलक, इसका तद्भव रूप बताओ मुझे क्या होता है? तिलक संस्कृत से लिया गया था बिल्कुल, और तत्सम शब्द है। यह एक संज्ञा नाउन है जिसका प्रयोग धार्मिक और सांस्कृतिक संदर्भों में किया जाता है। तिलक का तद्भव टीका होता है जी। सुवच शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुवच शब्द का पर्यायवाची सॉरी, सुवच शब्द का पर्यायवाची शब्द बताइए। सुवच का होता है निर्मल, बिल्कुल साफ सुथरा। दिए गए विकल्पों में स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची शब्द निर्मल होगा। स्वच्छ के अन्य पर्यायवाची शब्द साफ, बेदाग, शुद्ध, पवित्र आदि। और नीरज, कमल, पंकज, जलज, सरोज, अंबुज, वारिज, इंदिवर, राजीव, उत्पल, अरविंद। ठीक है जी। पंकिल, कुलसित, मलिन, अपवित्र, गंदा। नीरद, मेघ, जलधर, वारिद और आदि। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर कंप्लीट कर चुका हूं मैं। क्वेश्चन नंबर
8, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे बरवे छंद है, बरवे क्या है, एक क्या है बरवे, अर्ध सममात्रिक छंद है। एक सममात्रिक है और एक अर्ध सममात्रिक होता है। तो बरवे अर्ध सममात्रिक छंद है। क्या है, बरवे में अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके प्रथम एवं तृतीय चरण में 12-12 एवं द्वितीय एवं चतुर्थ चरण में 7-7 मात्राएं होती हैं। बरवे एक अर्ध सममात्रिक छंद है, ठीक है जी, 12 और 7 का होता है इसमें। कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है, कौन सा शब्द क्रिया की विशेषता बताता है, क्रिया की विशेषता कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। तो पहला नहीं, पहला तो संख्यावाचक क्रिया विशेषण है। मीठा नहीं, तेज, तेज क्रिया की विशेषता, वह बहुत तेज दौड़ता है, वह तेज दौड़ रहा है, या वह बाहर खेल रहा है, वह भी आया है, वह उसने बहुत मेहनत की है, ये सब क्या है, क्रिया विशेषण है। क्वेश्चन नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर है। मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में कौन सा समास है, मुख और दर्शन में कौन सा समास है, मुख दर्शन में तत्पुरुष समास है। तो ऑप्शन ए इज द राइट, मुख का दर्शन करना तत्पुरुष समास, वह समास जिसमें उत्तर पद प्रधान हो तत्पुरुष समास कहलाता है। राजकुमार, मूर्तिकार, राजद्रोही, राजमहल और गंगाजल। 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकांक्ति का अर्थ है क्या, क्या इस लोकोक्ति का क्या अर्थ है। 8 कनौजिया 9 चूल्हे, जो 32,000 वाली ये भर्ती है, अगर ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर वहां ना मिले ना एग्जाम में, तो ये कह देना कि सर आप झूठ बोल रहे थे, नहीं आप पे पढ़ाना नहीं आता। ये क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊंगा और यहां से स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा अपनी क्लास से। तो ये क्वेश्चन है 8 कनौजिया 9 चूल्हे लोकोक्ति का क्या अर्थ है। ऑप्शन डी, अलगाव की स्थिति होता है इसे, अलगाव की स्थिति, अलगाव की स्थिति। क्वेश्चन नंबर 12 आपकी स्क्रीन पर है। रीरी ध्वनि किस स्वर्ण के अंतर्गत आती है, रीरी ध्वनि हास स्वर के अंतर्गत आती है, रीरी ध्वनि हास स्वर के अंतर्गत आती है। हास स्वर जिनमें कम समय लगता है, ए छोटी छोटा और रीरी, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से क्रिया का सही रूप वाला विकल्प पहचाने। शायद कल मीरा दिल्ली जाना, संभाव्य भविष्यकाल, संभाव्य भविष्यकाल तो जाए, शायद कल मीरा दिल्ली जाए, तो इसमें जाए लगा दो, चूंकि जाएगी ये सब गलत है, तो जाए, शायद कल मीरा दिल्ली जाए। वाक्य में क्रिया का सही रूप जाए है, यह वाक्य संभव भविष्यकाल है। संभव भविष्यकाल क्रिया के जिस रूप से आगे कार्य होने या करने की संभावना का पता चले उसे संभव भविष्यकाल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन पर है। जैसे क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा है, गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो गाड़ी और गाढ़ी शब्द युग्म के लिए सही अर्थ युग्म चुनिए। तो गाड़ी और गाढ़ी शब्द के लिए सही युग्म है ज्ञान और गहरी। यान और गहरी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी आपकी स्क्रीन पर मिलेगा वहां पर पेपर में। गाड़ी और गाढ़ी, गाढ़ी होता है यान और गाढ़ी होता है गहरी। गाढ़ी, गाढ़ी चाय चाहिए, गाढ़ा दूध चाहिए, गाढ़ी मट्ठा चाहिए, ये सब क्या है गहरी। सॉरी, भ्रमर शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। भ्रमर क्या होता है, भ्रमर तो होता है मधुकर। दिए गए विकल्पों में भ्रमर शब्द का पर्यायवाची शब्द मधुकर है। दिए गए अन्य विकल्प के पर्यायवाची शब्द है पंचसर, कामदेव, मनोज, काम, कंदर्पादि, निशाकर, चांद, शशि, राकेश, हिमांशु, सुधांशु, सारंग, निशापति आदि, सहचर, सखा, साची, सहकर्मी, स्वजन आदि। ठीक है जी। तो इसमें भ्रमर के पर्यायवाची शब्द क्या हुए, मधुकर, सहचर शब्द, ये सब क्या है भ्रमर के। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है त्यागपत्र वाला, ये भर भर के पूछा जाता है, यूपी पीसीएस में भी पूछा गया, ये हाईकोर्ट में भी पूछा गया, ये जूनियर असिस्टेंट में भी पूछा गया। त्यागपत्र उपन्यास किसकी रचना है, तो जैनेन्द्र कुमार जी की रचना है। त्यागपत्र उपन्यास जैनेन्द्र कुमार की रचना है। इसका प्रकाशन 1937 में हुआ। यह उपन्यास मृणाल नाम की युवती के जीवन पर आधारित है। इसके जीवन पर, मृणाल नाम के। तो पैराग्राफ आपकी स्क्रीन पर मैं ले आया हूं, पैराग्राफ है, फिर इसके क्वेश्चन देखते हैं पैराग्राफ के। तो वैज्ञानिक प्रयोग की सफलता ने मनुष्य की बुद्धि का अपूर्व विकास कर दिया है। द्वितीय महायुद्ध में एटम बम की शक्ति ने कुछ क्षणों में ही जापान की अजय शक्ति को पराजित कर दिया। इस शक्ति की युद्धकालीन सफलता ने अमेरिका, रूस,
ब्रिटेन, फ्रांस आदि सभी देशों को ऐसे शस्त्रों के निर्माण की प्रेरणा दी कि सभी भयंकर और सर्वविनाशकारी शस्त्र बनाने लगे हैं। ठीक है जी। अब सेना को पराजित करने तथा शत्रु देश पर पैदल सेना द्वारा आक्रमण करने के लिए शस्त्र निर्माण के स्थान पर देश के विनाश करने की दिशा में शस्त्रास्त्र प्राय सभी स्वतंत्र देशों के संग्रहालयों में कुछ न कुछ आ गए हैं। अतः युद्ध की स्थिति में उनका प्रयोग भी अनिवार्य हो जाएगा। अतः दुनिया का सर्वनाश या अधिकांश नाश तो अवश्य ही हो जाएगा। इसलिए निरस्तीकरण की योजनाएं बन रही है। शास्त्रों के निर्माण में जो दिशा अपनाई गई है उसी के अनुसार आज इतने उन्नत शस्त्र बन गए हैं जिनके प्रयोग से व्यापक विनाश आसन दिखाई पड़ता है। अब भी परीक्षणों की रोकथाम तथा बिना शस्त्रों के प्रयोग को रोकने के मार्ग खोजे जा रहे हैं। इन प्रयासों के मूल में एक भयंकर आतंक और विश्व विनाश का भय कार्य कर रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 17 आपकी स्क्रीन पर है। एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव कैसे हुआ? तो जापान की अजय शक्ति की पराजय से। बिल्कुल, जापान पे जब हमला किया था हिरोशिमा और नागासाकी पर, तो उसकी वजह से एटम बम की अपार शक्ति का प्रथम अनुभव द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की अजय शक्ति की पराजय से हुआ। क्वेश्चन नंबर 18, बड़े बड़े देश आधुनिक विनाशकारी शस्त्रों को क्यों बना रहे हैं? अपने संसाधनों का प्रयोग करने के उद्देश्य से, या फिर पारस्परिक भय के कारण, या अपनी अपनी सेनाओं में कमी करने के उद्देश्य से, या अपना अपना सामरिक व्यापार बढ़ाने के उद्देश्य से? तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पारस्परिक भय के कारण, एक दूसरे के भय के कारण बना रहे हैं वो सब इक्विपमेंट जो बना रही हैं सभी। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन पर है। आधुनिक युद्ध भयंकर व विनाशकारी होते हैं क्योंकि क्या होता है? अधिकांश जनता और उनकी संपत्ति नष्ट हो जाती है आधुनिक युद्ध में। क्वेश्चन नंबर 20, इस गद्यांश का मूल कथ्य क्या है? इस गद्यांश का मूल कथ्य है निरस्तीकरण और विश्व शांति के ऊपर। निरस्तीकरण और विश्व शांति। भयंकर और विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? भयंकर और विनाशकारी आधुनिक शास्त्रों को बनाने की प्रेरणा किसने दी? तो जापान के विनाश ने दी। क्वेश्चन नंबर 22, जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग और वचन और कारक के अनुसार होता है तब कौन सा वाच्य होता है? कर्ता, कृतवाच्य। जब क्रिया का प्रयोग कर्ता के लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है तब कृतवाच्य होता है। जैसे एग्जाम्पल, दिनेश पुस्तक पढ़ता है, राम आम खाता है, ये सब कृतवाच्य के उदाहरण है। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? वाच्य 3 प्रकार के होते हैं, कृतवाच्य, क्रमवाच्य और भाववाच्य। क्वेश्चन नंबर 23 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अवयव का भेद नहीं है? कौन सा अवयव होता है अब बिना खर्च के, मतलब जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, तो अवयव का भेद नहीं है। परिमाण बोधक अवयव कोई नहीं होता। विस्मयादि बोधक, क्रिया विशेषण, संबंध बोधक और भेद नहीं है। निम्नलिखित में से परिमाण बोधक अवयव का भेद नहीं है। परिमाण बोधक विशेषण, क्रिया विशेषण अवयव का भाग है। अर्थ की दृष्टि से अवयव के मुख्यतः 4 भेद होते हैं: समुच्चय बोधक अवयव, संबंध बोधक अवयव, क्रिया विशेषण अवयव और विस्मयादि बोधक अवयव। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 24, क्रम की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? अशुद्ध है। अशुद्ध है। राहुल क्या लिख रहा है? राहुल क्या जा रहा है? तो ये सही, ये वाला अशुद्ध है। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 25, कौन सा शब्द पत्र शब्द का अनेकार्थी नहीं है? पत्र का होता है पत्ता, चिट्ठी, तो पुष्प नहीं है। पत्र का पुष्प दिए गए विकल्पों में पुष्प शब्द का अनेकार्थी शब्द नहीं। पत्र शब्द के अनेकार्थी शब्द पत्ता, चिट्ठी, कागज, पंख आदि, ये सब पत्र के अनेकार्थी शब्द हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा अर्थ अलंकार है? अलंकार 2 प्रकार के होते हैं, शब्द अलंकार और अर्थ अलंकार। अब इसमें पूछा कौन सा अर्थ अलंकार है? अर्थ अलंकार है तो रूपक अर्थ अलंकार है। निम्नलिखित में रूपक अर्थ अलंकार का भेद है। अर्थ अलंकार के और भी भेद हैं, जैसे उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा। अर्थ अलंकार, इसका उद्देश्य काव्य के भाव और विचारों को सुंदर, प्रभावशाली और आकर्षक बनाना होता है। अर्थ अलंकार के अंतर्गत शब्दों के माध्यम से भावों की गहराई और सुंदरता को प्रस्तुत किया जाता है ताकि कविता या साहित्य रचनाकार अधिक स्पष्ट और मनमोहक हो। क्वेश्चन नंबर 27 आपकी स्क्रीन पर है। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो 26 सवाल मैं आपके सोल्व करा चुका हूं।
तो मुझे ये बताइए आपके कितने क्वेश्चन अब तक सही हैं, बिल्कुल सच में बताना, बिल्कुल सच में। आपकी तैयारी कैसी है आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है? तो ऑप्शन डी घोष वर्ण आता है। घोष वर्ण कौन से होते हैं? एक घोष होता है, एक अघोष होता है। जिन वर्णों के उच्चारण में केवल नाम नाद का उपयोग होता है उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। गे, घे, डे, चे, जह, झे, डे, ढे, अणे, ते, धे, ने, बे, भे में ये रले वे है, वे सभी स्वर। अब अघोष वर्ण, जिन वर्णों का उच्चारण में नाद की जगह केवल सांस का प्रयोग होता है वे अघोष होते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? छत से ईंट गिरी, क्वेश्चन नंबर 28, छत से ईंट गिरी में कौन सा कारक है? अपादान से होता है अलग होना। छत से ईंट गिरी वाक्य में अपादान कारक है। संज्ञा या स्वरनाम के जिस रूप से उसका वाक्य के दूसरे शब्दों से संबंध पता चले उसे कारक कहते हैं। कारक क्रिया क्रियापद के साथ जोड़कर उसके काम का निर्देशन करता है। अपादान कारक उस स्थिति को दर्शाता है जब किसी वस्तु या स्थान से अलगाव या दूरी की प्रकटता हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 29, मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है? मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया। मुख्य अर्थ को सहायक क्रिया, सहायक क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करने वाली क्रिया को सहायक क्रिया कहते हैं। सहायक क्रियाएं वाक्य में मुख्य क्रिया की सहायता करती है और इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं, लेकिन अपने आप में इसका कोई स्वतंत्र अर्थ नहीं होता। वह पढ़ रहा है, मैं पढ़ रहा मुख्य है और रहा है सहायक क्रिया है। जो मुख्य क्रिया के अर्थ को स्पष्ट करती है वह सहायक क्रिया होती है। क्वेश्चन नंबर 30 आपकी स्क्रीन पर है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक मुलाकात कहानी की कथाकार कौन है? तो उषाराज जी हैं। उषाराज जी एक मुलाकात कहानी की कथाकार हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? तो वैसे ये जो है निरस्त किया है, ये वाला क्वेश्चन निरस्त है, आयोग ने इसे निरस्त कर दिया। क्वेश्चन नंबर 32 आपकी स्क्रीन पर है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का चयन कीजिए जिसे टाला ना जा सके। जिसे टाला ना जा सके, अनिवार्य है वो चीज, जिसे टाला ना जा सके के लिए एक शब्द अनिवार्य होगा। अनिवार्य जो रोका ना गया हो या जिसे रोका नहीं गया, एक चीज जो अपनी इच्छा या पसंद पर निर्भर हो। ठीक है, जिसे टाला ना गया हो अनिवार्य होता है, वो चीज करना ही करना है। जैसे यूपी पुलिस में सिलेक्शन लेना ही लेना है जवानों, तो ये अनिवार्य है। निम्नलिखित वाक्यों के लिए सही मुहावरा बताइए। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना, मीठी मीठी बातें से लज्जित करना, मखमली जूते मारना। मीठी मीठी बातों से लज्जित करना के लिए सही मुहावरा होगा मखमली जूते मारना। कुछ अन्य मुहावरों का अर्थ है झेप जाना, शर्माना या लज्जित होना, पानी पानी होना मतलब शर्मिंदा होना। क्वेश्चन नंबर 34, मिथ्या आडंबर। मिथ्या आडंबर के अर्थ में किस लोकोक्ति का प्रयोग होता है? मिथ्या आडंबर होता है छटांग चून चौबारे रसोई। मिथ्या आडंबर के अर्थ में छटांग चून चौबारे रसोई लोकोक्ति का प्रयोग होता है। दी गई अन्य विकल्प हैं जैसे छोटा मुंह बड़ी बात, अपनी योग्यता से बड़ी बात करना, छछुंदर के सिर पर चमेली का तेल मतलब अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज दे देना, मतलब असुंदर को सुंदर स्त्री का मिल जाना, छछुंदर को अछुंदर वाला एग्जाम्पल है। अनाज का पर्यायवाची शब्द क्या है? अनाज का पर्यायवाची सस्य है। दिए गए विकल्पों में अनाज का पर्यायवाची शब्द सस्य है। अनाज के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं अस्त्र, खाद, अन्न, खाद, धान्य, गल्ला। सलील का पर्यायवाची जल, नीर, अंबु, पेयवारी। रूपा का पर्यायवाची रजत, रौप्य, रूपक आदि। चाह का पर्यायवाची कामना, इच्छा, लिप्सा, आकांक्षा आदि। तो कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। कहावत में प्रत्यय क्या है? कहावत में, कहावत में जो प्रत्यय है आवत, कहावत में आवत प्रत्यय है। क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या है? अद्भुत रस का स्थायी भाव विष में है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विष में। श्रृंगार रस का स्थायी भाव बता देता हूं मैं सारे। श्रृंगार रस का रति है, करुण रस का शोक है, हास्य रस का हास है और वीर रस का उत्साह है, रोद रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है,
विभत्स रस का जुगुप्सा है और शांत रस का निर्वेद है, अद्भुत रस का विस्मय है। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। एक बार मैं दोबारा बता देता हूं, श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति है, करुण रस का शोक है और हास्य रस का हास है, वीर रस का उत्साह है, रौद्र रस का क्रोध है, भयानक रस का भय है, विभत्स रस का जुगुप्सा है और शांत रस का निर्वेद है और अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय है। तो मैं 37 क्वेश्चन सोल्व कर चुका हूं। आप मुझे कमेंट करके बताओ कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं और आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं और आपकी तैयारी कहां तक है और किस लेवल तक है और कौन से चैप्टर के क्वेश्चन ज्यादातर तुमसे गलत हो रहे हैं। कमेंट करके बताओ, मैं उसका इलाज करूंगा चैप्टर का। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।